गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं हिस्ट्री के जो चैप्टर्स अभी पढ़ा रहा हूं वो चैप्टर्स आपके कल्चर और सिविलाइजेशन पर इफेक्ट करने वाले चैप्टर हैं। करके एनडीए की हिस्ट्री में इसका महत्व है। जैसे हमने पढ़ा वैदिक सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसके बाद हमने पढ़ा मौर्यन साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, संगम पीरियड। तो ये जो है ये इंडियन हिस्ट्री के ऐसे पीरियड हैं जिनके कार्यकाल में हुई घटनाएं, जिनके पीरियड में हुए बदलाव आज की भारत की सोसाइटी पर इफेक्ट डालते हैं और वही इंपॉर्टेंट है एनडीए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज एक नया कल्चर, एक नया पीरियड हम पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है हर्षवर्धन एंड राजपूत। तो जैसे गुप्त साम्राज्य का अंत होता है उसके बाद छोटे छोटे हमें अलग अलग स्टेट्स यहां पर भारत की भूमि पर निर्माण होते हुए दिखाई देते हैं। उसके बाद हमें एक नॉर्थ इंडिया में बड़ा एक साम्राज्य उभरता हुआ दिखाई देता है, वही है वर्धन साम्राज्य। और वर्धन साम्राज्य, वर्धन डायनेस्टी में एक ही सम्राट ऐसा है जिसके बारे में आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो है हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन के बारे में ही हम आज जानेंगे। हर्षवर्धन के बाद में ऐसे कहा जाता है कि वहां पर हमारा एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का पीरियड खत्म होता है, क्योंकि हर्षवर्धन के बाद भारत में इस्लामिक आक्रमण शुरू होते हैं। तो इस्लामिक आक्रमक कौन कौन थे, किन किन भारत के भाग पर उन्होंने आक्रमण किया था, ये भी हम जानेंगे। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले पढ़ते हैं हर्षवर्धन। हर्षवर्धन की जो रेंज है वो 606 CE से लेके 647 CE तक की बताई जाती है। एग्जैक्टली आपको इसके बारे में क्वेश्चन तो नहीं पूछा जा सकता। अभी क्वेश्चन किसके बारे में भी पूछा जा सकता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। हर्षवर्धन की जो डायनेस्टी थी, नाम में ही है वर्धन, नाम उसका हर्ष ही था, वर्धन उसकी डायनेस्टी का नाम था। उस वर्धन डायनेस्टी को पुष्यभूति भी कहा जाता है। तो पुष्यभूति हर्ष ऐसे भी उसको कहा जाता है। तो ये जो है हर्ष, जैसे मैंने कहा था कि एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का लास्ट जो चैप्टर है, लास्ट जो पीरियड है वो हर्षा का पीरियड है, और हर्षा को ही एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का लास्ट एम्परर कहा जाता है, लास्ट एम्परर एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का। तो ये बात याद रखो। तो ये जो हर्षवर्धन था इसके पीरियड में कुछ घटनाएं हुई जिसका इसके जीवन पर बड़ा ही परिणाम हुआ, और आखिर में वो महायान बुद्धिज्म, जैसे मैंने कहा था बुद्धिज्म के दो प्रकार थे, दो भाग में डिवाइड हो गया था बुद्धिज्म, हीनयान और महायान। तो ये हर्षवर्धन जो है महायान बुद्धिज्म फिलोसॉफी के तरफ अट्रैक्ट हो गया था। प्रभाकर वर्धना जो थानेश्वर में राज करते थे उनके वो पुत्र थे। कौन? हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन ने सबसे पहली राजधानी अपनी थानेश्वर थी उनकी, जो पिताजी का राज्य था उनके वो राजा बने तो उनकी ऑब्वियसली राजधानी थानेश्वर थी सबसे पहले। उसके बाद उनकी जो राजधानी है उन्होंने शिफ्ट की, कहां पर? कनौज। मैं आगे वाले मैप में आपको दिखाऊंगा। कनौज ये जो है उन्होंने वहां पर अपनी राजधानी शिफ्ट की। ये है थानेश्वर। ये जो पहला स्टार दिखाई दे रहा है ये है थानेश्वर, और दूसरा जो स्टार है ये है कनौज। तो इस कनौज में आज के यूपी में है ये। तो ये जो कनौज है यहां पर हर्षवर्धन ने अपनी कैपिटल शिफ्ट की थी। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किस सम्राट ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कनौज शिफ्ट की थी। याद रखो हर्षवर्धन। अभी हर्षवर्धन ने थानेश्वर से कहां अपनी कैपिटल शिफ्ट की थी, ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है। तो उसका आंसर क्या होगा? थानेश्वर टू कनौज। तो अभी नेक्स्ट पॉइंट है कि हर्षवर्धन ने अपना साम्राज्य विस्तार किया था। देखो कि यहां से उसका साम्राज्य शुरू होता है तो उसने ऐसे ईस्टर्न पार्ट में भी अपना साम्राज्य फैलाना शुरू किया, और यहां पर गुजरात, नर्मदा नदी के तट तक, साउथ तक उसका राज आया था। अभी यहां से भी आगे वो बढ़ने की कोशिश कर रहा था साउथ इंडिया में, बट उसको यहां पर एक राजा मिला टक्कर देने वाला, जिसने हर्षवर्धन की रफ्तार को
रोक दिया और उसका नाम था चालुक्य, पुलकेशिन सेकंड। कौन था वो राजा? चालुक्य राजा पुलकेशिन सेकंड, ऐसा उनका नाम था। तो इन्होंने हर्षवर्धन की रफ्तार को रोका और हर्षवर्धन का साम्राज्य इतना ही रहा। बट आज के एरिया में देखा जाए तो ये बहुत बड़ा एरिया कॉन्कर हर्षवर्धन ने किया था। अभी हर्षवर्धन के टाइम में हमारे भारत में एक ट्रैवलर आते हुए दिखाई देता है जिनका नाम है हुएनसंग। हुएनसंग चाइना से आए थे। अभी चाइना से आने वाले अपने दूसरे ट्रैवलर थे। उसके पहले भी हमें चंद्रगुप्त सेकंड के पीरियड में यहां पर फाहियान आते हुए दिखाई दे। तो फाहियान के बाद हुएनसंग ये चाइना से आए थे और ये भी बुद्धिज्म की स्टडी के लिए ही भारत आए थे। याद रखो, बुद्धिज्म की स्टडी के लिए ही ये भारत आए थे हुएनसंग। तो हुएनसंग ने क्या किया कि इन्हीं के कारण हर्षवर्धन बुद्धिज्म की तरफ अट्रैक्ट हो गया। हर्षवर्धन ने बुद्धिज्म की फिलॉसफी को जाना और वो बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गए। अभी हर्षवर्धन जो थे बड़े ही विद्वान थे, खुद उन्होंने कुछ रचनाएं की है संस्कृत में, जैसे कि रत्नावली, ये है प्रियदर्शिका और नागानंदा। ये जो थे कला के बहुत ही चाहते थे और उनके दरबार में उन्होंने बहुत सारे ऐसे विद्वानों को पैट्रोनेज दी थी। तो बाणभट्ट नाम के एक व्यक्ति थे, वो हर्ष की पैट्रोनेज में थे। बाणभट्ट ने हर्ष इस राजा का चरित्र लिखा, जिसको हर्ष चरितम भी कहा जाता है। ये इंडियन हिस्ट्री का फर्स्ट बायोग्राफी है जो किसने लिखा है? बाणभट्ट ने। नाम क्या है उसका? हर्ष चरितम। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। अभी क्या होता है कि जैसे मैंने कहा था कि विद्वानों की कदर थी, शिक्षा का भी चाहते थे, तो नालंदा यूनिवर्सिटी को इन्होंने सपोर्ट किया। अभी 647 कॉमन इरा की 647 ईयर में हर्षवर्धन की डेथ हो जाती है। अभी उसके 50-60 साल बाद भारत में इस्लामिक आक्रमण शुरू होते हैं। एक ड्रास्टिक चेंज आता है, एक कल्चर, एक इंडियन कल्चर को एक नया कल्चर आके मिलता है। अभी ये जो दोनों का मिलाप है, ये किस ढंग से होता है, इसके क्या इफेक्ट्स होते हैं, ये अभी हमें देखना है। तो हर्षवर्धन का जो चैप्टर है यही पर खत्म होता है। बट आगे आने वाला जो पीरियड है उसमें हमें राजपूत नाम के कुछ स्टेट्स भारत में इमर्ज होते हुए दिखाई देते हैं। अभी मीडिएवल इंडियन हिस्ट्री का पीरियड शुरू होता है। तो मीडिएवल इंडियन हिस्ट्री के भी दो पार्ट्स पढ़ते हैं। एक है अर्ली मीडिएवल पीरियड और लेटर मीडिएवल पीरियड। अर्ली मीडिएवल पीरियड में हमें क्या क्या होता दिखाई देता है, यही हम आज पढ़ेंगे। तो ये जो राजपूत स्टेट्स है ये इमर्ज होते हुए दिखाई देते हैं। अभी राजपूत ये जो कम्युनिटी थी ये कहां से इमर्ज हुई, इसके बारे में बड़े ही विवाद है हिस्ट्री में। हालांकि उसके बारे में हमें नहीं जानना, बट एनडीए की एग्जामिनेशन में क्वेश्चन ऐसा पूछा गया है ओल्ड क्वेश्चन पेपर में कि अग्निवंशी राजपूतों की जो ब्रांच थी उनमें कौन से राजपूत आते हैं। तो अभी इसका भी आंसर हम जानेंगे। अभी पहले तो समझ लेते हैं कि राजपूत की ब्रांचेस कितनी हैं। तो ये है 3 ब्रांचेस, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी और अग्निवंशी। नाम याद रखो, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी और अग्निवंशी। अभी सूर्यवंशी राजपूत में ये 10 नाम आते हैं: कछवाह, सिकरवार, गौर, राठौड़, सिसोदिया, गहलबार, बड़गुजर, गहलोत, रेकबार और जुनने। ये कौन से इसमें आते हैं? सूर्यवंशी राजपूत में। अभी चंद्रवंशी राजपूत में जो है वो है जुदाउन, चंदेल, पुंडीर, भाटी, चौकार, कटेरिया, तोमर, स्वगवांश और वसी एंड होन। ये ऐसी जो नाम है ये चंद्रवंशी क्लैन में आते हैं। अभी अग्निवंशी जो राजपूतों की ब्रांच है उसमें क्या हम कौन से नाम आते हैं ये जरा हम जान लेते हैं।
अग्निवंशी जो क्लैन है इसमें आते हैं चौहान। इन्होंने दिल्ली पर राज किया था। पृथ्वीराज चौहान इसी क्लैन में से थे। उसके बाद आते हैं प्रतिहार। गुर्जर प्रतिहार के नाम से भी इनको जाना जाता है। और उसके बाद आते हैं परमार। और चौथा नाम है सोलंकी। इनको चालुक्य के नाम से भी जाना जाता है, चालुक्य। तो ये जो चार नाम है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये नाम याद रखने आपको। इसके आधार पर एनडीए की ओल्ड पे क्वेश्चन पेपर में सवाल पूछा गया है कि अग्निवंशी क्लैन में कौन से चार राजपूत घराने आते हैं। नेगेटिव वे से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि चार दिए गए क्लैन में से कौन सी ऐसी क्लैन है जो अग्निवंशी राजपूत क्लैन को बिलोंग नहीं करती। याद रखो, चौहान, परमार, प्रतिहार और सोलंकी ऑफ चालुक्य, ये जो चार नाम है ये अग्निवंशी क्लैन के हैं। याद रखना है आपको, फिक्स रखना है दिमाग में। तो कैसे कि सूर्यवंशी और चंद्रवंशी के बारे में सवाल तो नहीं पूछा गया है, बट इसको निग्लेक्ट नहीं कर सकते, तो इसको भी याद रखने की कोशिश करो। लेकिन सबसे पहला याद कौन से रखना है? अग्निवंशी क्लैन। तो आगे बढ़ते हैं हम राजपूत किंगडम की तरफ। अभी राजपूतों का तो उदय देख लिया, उनके कौन से क्लैंस थे वो भी देख लिए। बट अभी क्या होता है कि इस्लामिक आक्रमण शुरू होते हैं भारत पर। हालांकि वो कोई रिलीजियस अटैक नहीं था। अभी इस्लामिक आक्रमण भारत पर क्यों हुए इसका भी हम एक इंफॉर्मेशन ले ही लेंगे। सबसे पहले लेते हैं कि इस्लाम का जो उदय है वो कहां से हुआ। प्रोफेट मोहम्मद अरेबिया की भूमि में इन्होंने इस्लाम धर्म की स्थापना की। अभी इस्लाम धर्म की स्थापना के बारे में आपको ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं बन सकते, बट ये जो पहला आक्रामक था ये अरब से आया था, मोहम्मद बिन कासिम। ये फोटो हालांकि उसकी नहीं है, बट इसके हाव भाव से आपको दिखाई देता होगा कि ये कितना क्रूएल था। तो क्या होता है कि इन्होंने अटैक्स क्यों किए भारत पर, इसका रीजन जान लेते हैं। भारत एक समृद्ध देश था, याद रखो। भारत को इसीलिए सोने की चिड़िया भी कहा गया है। अभी ये जो सोने की चिड़िया थी, इस पर बहुत दिनों से इस पर किसी की नजर नहीं थी। यहाँ पे लोगों ने अपनी ही उपजाऊ जमीन से बहुत सारा धन धान्य कमा लिया था, ट्रेड भी अच्छा होता था, जिसके कारण बाहर से भी भारत में पैसा आता था, प्रीसियस मेटल्स मिलते थे। तो क्या था कि अभी ऐसा देश जहां पर एक जगह पर आपको पूरी खुशहाली दिखती है और एक ऐसा देश जहां पर खाने के लिए कुछ नहीं। अभी जहां पर सब कुछ है वो था भारत, जहां पर खाने के लिए कुछ नहीं वो था अरेबिया। वहां पर पूरा रेगिस्तान है। तो क्या था कि ऑब्वियस सी बात है, लोगों के पास कोई उपाय नहीं था, तो वो लूटमाट ही करेंगे। लूटपाट में ही उन्होंने क्या किया कि भारत पर आक्रमण किया। और उसी का पहला उदाहरण जो है वो है मोहम्मद बिन कासिम। 712 कॉमन ईरा 712 में इन्होंने भारत पर आक्रमण किया। और भारत के कौन सी एरिया पर आक्रमण किया? तो है सिंध एंड मुल्तान। अभी यहां पर सिंध और मुल्तान में कौन से राजा थे? तो वो थे दाहिर सिंह। राजा दाहिर और मोहम्मद बिन कासिम, इन दोनों के बीच में हमें बैटल ऑफ रेवार, इस युद्ध का नाम आता है। ये युद्ध होता दिखाई देता है। तो इस युद्ध का परिणाम यह होता है कि राजा दाहिर जो है, सिंध के रूलर थे, वो हार जाते हैं और मोहम्मद बिन कासिम उसको जो लूटना था वो लूट के वापस चला जाता है। अभी क्या होता है कि मोहम्मद बिन कासिम ने भारत को, मैंने जैसे कहा था सोने की चिड़िया, उसी तरह से उसने द सिटी ऑफ गोल्ड
इस उद्गार से सिंध की भूमि को पुकारा है। अभी इस अटैक की जो जानकारी है, चचनामा नामक एक लिटरेचर है, एक किताब लिखी गई थी, उसके बारे में हमें सिंध पर जो अटैक हुआ और सिंध कितना समृद्ध राज्य था उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। अभी क्या होता है, भारत पर ये जो आने वाले पीरियड में भी यहां पर अटैक्स होते गए हैं, तो इन अटैक्स का परिणाम ये हो गया कि भारत में जो लिटरेचर्स थे, वहां यहां पर जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का लोगों को ज्ञान था, आर्किटेक्चर का जो ज्ञान था और मेडिसिन वगैरह फील्ड का भी जो ज्ञान था, वो सारा ज्ञान जो है ये अरेबी अपने साथ में यहां से लेके गए। अभी लेके कैसे गए, तो अल्बेरूनी नामक एक विद्वान है, जैसे उन्होंने किताब लिखी है, तो उस किताब में वो क्या कहते हैं कि भारत में एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी का बड़ा ही इन लोगों को ज्ञान है, वैदिक शास्त्र का भी ज्ञान है। अभी बहुत सारे ऐसे इन आक्रमणों के साथ में ही यहाँ पर विद्वान आए जिन्होंने यहाँ पर कुछ स्टडी भी किया और यहाँ से जितनी इंफॉर्मेशन लोगों से कलेक्ट हो सके वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके वो अपने अपने देश अरब भूमि में चले गए। इसका परिणाम ये हुआ, जब यूरोपियन कंट्री और अरबियन कंट्रीज के बीच में धर्म युद्ध हुए, तो धर्म युद्ध के दरमियान भारत से जो अरब गया हुआ नॉलेज था, वही नॉलेज यूरोपियन कंट्री के लोगों ने वहां से यूरोप लेके गए और उसी का परिणाम कहा जाता है कि रेनेसांस जो है वो उसी नॉलेज का परिणाम है। हालांकि यूरोपियन कंट्री को उनकी भी अलग हिस्ट्री थी। ग्रीको रोमन साम्राज्य जो एंशिएंट यूरोप के बड़े ही समृद्ध और बड़े ही मतलब जिनको हम ऐसे राज्य कह सकते कि जहां पर कल्चर एंड सिविलाइजेशन पूरी तरीके से डेवलप्ड हो चुका था, टेक्नोलॉजी, लिटरेचर, आर्कियोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी के क्षेत्र में भी बड़ी ही प्रगति उन्होंने कर ली थी। ऐसे दो सिविलाइजेशन यूरोप में भी हो चुके थे, ग्रीक एंड रोमन, तो उनका भी उनको एक बेस था। रेनेसांस, ये जो घटना हुई, पुनरुज्जीवन जिसको हम कहते हैं, तो पुनर्जागरण भी कहते हैं, तो इसका जो पुनर्जागरण का जो कारण है वो था ग्रीको रोमन का लिटरेचर, ग्रीको रोमन साम्राज्य से मिला हुआ उनको ज्ञान, और उसमें एक कारण ये भी था कि अरब कंट्रीज से यूरोपियन कंट्रीज को जो नॉलेज मिला था, जो भारत से एक्चुअली गया था, ये भी रेनेसांस का एक कारण है। हालांकि भारत से ये जो ज्ञान गया, इसका जो अच्छा बेनिफिट है वो भारतीयों को नहीं मिला। सबसे पहला रेनेसांस हमें यूरोप में ही दिखाई देता है। भारत में रेनेसांस की शुरुआत ब्रिटिश कालखंड में शुरू होती है, मॉडर्न पीरियड में, उसको भी हम आगे पढ़ेंगे। अभी बात ये होती है कि ये जो आर्किटेक्चर का नॉलेज है, आर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, एस्ट्रोनॉमी, म्यूजिक, पेंटिंग, मेडिसिन, ये सभी नॉलेज जो है वो अरब अपने देश में लेके जाते हैं। अभी आगे में क्या क्या इन्वेंशन, अटैक्स हुए भारत पर, वो भी हम जान लेते हैं। अभी मोहम्मद बिन कासिम अरब से आया था। अभी टर्किश इन्वेंशन होते हैं इंडिया पर। टर्किश इन्वेंशन जो है वो पहला इन्वेंटर था मोहम्मद ऑफ गजनी। याद रखो, इसने 17 बार भारत पर अटैक किया था। अभी इसने ही सोमनाथ का मंदिर तोड़-फोड़ करके उसको भी लूट के लेके गया था। तो 17 बार अटैक करके यहां पर आके भी वो बच सकता था, बराबर है कि नहीं? उसको तो अटैक करने, लूट के लेके जाने से भी कोई उसको नहीं रोक सका। तो यहां पर राज्य भी तो वो बना सकता था, बराबर है कि नहीं? बट उसने राज्य नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि उसका लूटपाट करने का उद्देश्य एक ही था कि यहां से मुझे कुछ तो भी लेके जाना है, यहां से जो भी धन धान्य मैं लेके जाऊंगा और अपनी भूमि में वापस चला जाऊंगा। यहां पर सेटल नहीं होना चाहता था वो, तो करके यहां पर सिर्फ हमें अटैक, ये नाम याद रखना है कि ये अटैक थे, यहां पर आके वो बसे नहीं थे। अभी कब आके बसते वो भी हम जानते हैं। मोहम्मद ऑफ गजनी, फर्स्ट टर्किश टू इन्वेड इंडिया, ये पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण है। तो इसने क्या किया? गजनी ने हिंदू शाही डायनेस्टी, फतेह दाऊद ऑफ मुल्तान
और जयपाला, ये जो दो किंग थे, इन दोनों को उसने हराया। किसने? मोहम्मद ऑफ गजनी ने। अभी मोहम्मद घुरी का नाम आता है इसके बाद, वो भी हम जानेंगे। जैसे मैंने कहा था कि उसने 1025 सी में सोमनाथ का टेम्पल लूटा था। आनंदपाल ऑफ नगरकट, चंदेल्स रूलर, मथुरा, कनौज एंड ग्वालियर, ये जो एम्परर थे, स्टेट्स थे, वहां पर उसने अटैक किया, इस एरिया में उसने अटैक किया। अभी फिरदौस और अलबेरुनी, जैसे मैंने कहा था, ये जो विद्वान थे ये इसी के साथ में भारत आए थे। और हालांकि मोहम्मद गजनी का जो उद्देश्य था वो लूटपाट का था, बट अलबेरुनी और ये जो फिरदौसी जैसे विद्वान थे, इनका उद्देश्य क्या था? ज्ञान मिलाना। अगर मैं कहीं दूसरी देश जाता हूं तो वहां से मुझे क्या नॉलेज मिलता है वो मैं सबसे पहले एक्वायर करूंगा, वो मैं सबसे पहले लूंगा, ना कि सोना चांदी। विद्वान लोगों की यही खासियत होती है। अलबेरुनी का नाम आज एक मैथमेटिशियन, एक म्यूजिशियन, एक लिटरेचर फॉर्म करने वाला, ऐसे बड़े बड़े फील्ड में वो एक ही व्यक्ति अलग अलग फील्ड में हमें तरबेज या फिर स्पेशलिस्ट दिखाई देता है। तो विद्वान लोगों की ये पहचान होती है। अभी नेक्स्ट पढ़ते हैं हम कि मोहम्मद ऑफ घुरी, ये एक महत्वपूर्ण नाम है। अभी यहां पर आपको फोटो दिखता है पृथ्वीराज चौहान का। चौहान क्लैन से ये बिलोंग करते थे। अभी पृथ्वीराज चौहान पर अक्षय कुमार की एक मूवी भी बनने वाली है, जिसमें आपको इनके बारे में जो स्टोरीज है वो बताई जाएगी। हालांकि हर मूवी इतिहास नहीं होती, अगर हर मूवी इतिहास होती तो हमारे जैसे आदमी यहां पर पढ़ाते नहीं, याद रखो। तो क्या होता है कि मोहम्मद ऑफ गजनी के बाद मोहम्मद घुरी का अटैक भारत पर होता है, और इस अटैक में क्या होता है कि दो बैटल्स होती है, और दोनों के दोनों डिसिसिव बैटल्स है, जिसने भारत का नक्शा बदल दिया। भारत के कल्चर और सिविलाइजेशन पर इसका फर्क पड़ता है करके इसको डिसिसिव बैटल्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री कहा जाता है। तो उसमें से सबसे पहली बैटल है बैटल ऑफ तराइन। बैटल ऑफ तराइन कब लड़ी गई थी? तो वो लड़ी गई थी 1191 सीई में। अभी ये बैटल थी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद घुरी के बीच में। अभी इस बैटल का परिणाम क्या होता है? पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद घुरी को हरा देते हैं, और हारने के बाद उसको बंदी बना लेते हैं। बट क्या है कि वो गिड़गिड़ाता है पृथ्वीराज के सामने कि मुझे छोड़ दो, मैं आज से यहां से वापस चला जाता हूं, भारत से वापस चला जाता हूं। अभी पृथ्वीराज, उन्होंने उसको माफ कर दिया, वो चला जाता है अपनी भूमि में, गजनी वापस चला जाता है। बट क्या होता है, उसके मन में जो भावना थी कि मुझे पृथ्वीराज ने हराया, ये भावना उसको सताती थी। और अगले ही साल उसने क्या किया कि अपने समुदाय को एकत्रित किया, लोगों को एकत्रित किया, अपनी आर्मी बनाई, और 1192 सी में भारत पर अटैक किया, दिल्ली पर अटैक किया, पृथ्वीराज चौहान पर अटैक किया। वो लड़ाई इस नाम से जानी जाती है, सेकंड बैटल ऑफ तराइन। अगले ही साल 1192 सी में अभी क्या होता है, इस बैटल में पृथ्वीराज चौहान का कोई साथ नहीं देता। जो भी इंडियन स्टेट्स थे, राजपूत क्लैंस थी, वो कोई पृथ्वीराज का साथ नहीं देते। और दूसरी बैटल में हमें पृथ्वीराज हारते हुए दिखाई देते। और यहां पर क्या होता है कि जैसे पृथ्वीराज का स्वभाव था, वैसा मोहम्मद घुरी का स्वभाव नहीं था। मोहम्मद घुरी ने उनको बंदी बना लिया, और कहती है कि पृथ्वीराज की मौत भी गजनी में हो गई थी। इसी के कैद में, मोहम्मद घुरी के कैद में ही पृथ्वीराज की मौत हो गई थी। अभी ये डिसिसिव बैटल्स क्यों है? मोहम्मद घुरी पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर वापस चला जाता है गजनी, बट उसका मोहम्मद घुरी का एक स्लेव था, मतलब गुलाम, जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। अभी ये क्या है कि अभी मोहम्मद घुरी ने भारत का एरिया, दिल्ली का जो एरिया, वो जीत लिया था। अभी जीतने के बाद वो वापस चला गया इस एरिया को वैसे ही छोड़ के। बट क्या है कि यहां पर तो कोई नहीं था, ये तो उसके ही साम्राज्य का पार्ट था, दिल्ली का एरिया। तो वो
कुतुबुद्दीन ऐबक नाम का जो उसका अधिकारी था, जो पहले उसका गुलाम था और खुद से ही उसने खुद को डेवलप किया और अधिकारी पद पर नियुक्त हो गया, विश्वासु अधिकारी बन गया मोहम्मद घुरी का। तो मोहम्मद घुरी ने क्या किया, वो जो दिल्ली का एरिया उसने जीत लिया था वहां पर उसकी ड्यूटी लगा दी, किसकी? कुतुबुद्दीन ऐबक की। तो कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 सी में आके दिल्ली में बस गए, लाहौर में आके बस गए, जिसके अंडर में दिल्ली भी आता था उस समय। तो यहां पर आके बसने के बाद भारत में इस्लामिक शासन शुरू होता है। अभी आज तक हमने देखा कि जो भी अटैकर्स आए थे वो वापस चले गए थे, बट कुतुबुद्दीन ऐबक यहां पर आकर सेटल हो गया था। तो इस्लामिक रूल भारत में लागू करने वाला पहला शासक कौन था? तो वो था कुतुबुद्दीन ऐबक, जिनके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। अभी हमारा ये चैप्टर खत्म नहीं होता, पहले तो हम ये जान लेते हैं कि बैटल ऑफ चंदावर क्या है। अभी बैटल ऑफ चंदावर ये जो है, ये पृथ्वीराज चौहान और जयचंद नामक राजा थे, ये भी राजपूत ही थे, इन दोनों के बीच में लड़ी गई। अभी क्या होता है कि कहा जाता है कि जयचंद ने ही पृथ्वीराज पर अटैक करने के लिए मोहम्मद घुरी को बुलाया था। अभी इसकी कुछ अलग हिस्ट्री है। अभी पृथ्वीराज चौहान जो थे, ये राजा जयचंद की लड़की जो थी उसके साथ प्रेम करते थे। अभी राजा जयचंद इन दोनों के प्रेम के खिलाफ थे। तो राजा जयचंद ने क्या किया कि अपनी बेटी की जो है शादी करने की सोची, स्वयंवर रचा लिया, और उस स्वयंवर में पृथ्वीराज चौहान को नहीं बुलाया। तो पृथ्वीराज भी भड़क उठे। पृथ्वीराज सीधा जाके वो स्वयंवर में गए और उनकी जो प्रेमिका थी जयचंद की बेटी, उसको उठा के अपने राज्य दिल्ली में वापस चले आ गए। अभी क्या है कि स्वयंवर से अपनी बेटी को उठा के लेके जाने वाला जो पृथ्वीराज चौहान था, उसको वो रोक नहीं पाए। उनके मन में भावना तो थी कि यार अपना तो अपमान हो गया, इतने सारे राजा आ गए थे स्वयंवर में। बट होता क्या है कि ये अपमान की भावना मन में रख के ही, ऐसा कहा जाता है कि जयचंद ने मोहम्मद घुरी को भारत पर अटैक करने के लिए बुलाया था। इस बात में कितनी सच्चाई है ये हमें मालूम नहीं। बट अभी जयचंद की बेटी और पृथ्वीराज चौहान, इन दोनों का विवाह हो जाता है। अभी ये विवाह होने के बाद ये जो विवाह की जो स्टोरी है, ये पृथ्वीराज रासो नामक इस ग्रंथ में पूरी तरीके से बताई गई है। क्या नाम है? पृथ्वीराज रासो। और ये जो ग्रंथ है किसने लिखा था? तो वो थे चंदबरदाई। नाम याद रखो, चंदबरदाई इस नामक व्यक्ति ने पृथ्वीराज रासो नाम का ग्रंथ लिखा। कहते चंदबरदाई पृथ्वीराज के दोस्त ही थे। तो इन्होंने ये स्टोरी लिखी है, पृथ्वीराज और जयचंद के बेटी की प्रेम की कहानी। अभी जैसे मैंने कहा था, मोहम्मद बिन तुगलक भारत में आता है। अभी मोहम्मद बिन तुगलक भारत आने से पहले ही मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी नामक जो सरदार था, ये कमांडर था मोहम्मद घुरी का। तो इस कमांडर ने क्या किया, ये विक्रमशिला नामक जो यूनिवर्सिटी थी, नालंदा नामक जो यूनिवर्सिटी थी, इस यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया। ये सवाल पूछा गया है, नालंदा और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय करने वाला कमांडर और मुस्लिम आक्रामक कौन था? तो वो थे मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। नाम याद रखना है, मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, जिन्होंने ये यूनिवर्सिटी डिस्ट्रॉयड की थी। तो आपको ये नाम याद रखना है। अभी यहां पर अपना जो है चैप्टर खत्म होता है। अभी यही से हमारे मीडिएवल इंडियन हिस्ट्री का सबसे बड़ा चैप्टर शुरू होता है, वो है सल्तनत पीरियड। सल्तनत डायनेस्टी की शुरुआत मोहम्मद कुतुबुद्दीन ऐबक के क्लैन से ही शुरू होती है। कुतुबुद्दीन ऐबक एक गुलाम था, बराबर है। अभी गुलाम होने के कारण उसकी जो डायनेस्टी यहां पर राज करने आ गई थी, उसकी डायनेस्टी ने जो राज किया, उस पूरी रेंज को स्लेव डायनेस्टी के नाम से जाना जाता है।
गुलाम डायनेस्टी के नाम से जाना जाता है।